A very warm welcome, dear students. Welcome to the second lecture on revision of rotational dynamics. मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा हुआ था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आगे वाला पार्ट हम लोग सेकेंड वीडियो में करेंगे, तो ये हमारा सेकेंड वीडियो है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? देखो, द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज sum of the product of masses of the particles and the square of their distances from the axis of rotation। मतलब अगर कुछ पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस है m1 m2 m3 mn, और अगर वो सिचुएटेड हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ r1 r2 r3 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फॉर्मूला है। तो अगर एग्जाम में आएगा डेफिनेशन तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है, राइट। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस बात पे डिपेंड करता है? उसका आंसर है the moment of inertia depends upon the mass of the body, shape and size of the body. It also depends upon the orientation of the axis, कि axis कहाँ पे है, right? अगर axis बदलोगे तो moment of inertia बदल जाएगी। And of course it also depends upon the distribution of mass in the body about the axis of rotation। मैंने उसकी यूनिट और डायमेंशन भी लिखी हुई है, तो ये आप लोग देख लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट, देखो बच्चों, इस लेक्चर के साथ हमारा रोटेशनल डायनेमिक्स पूरी तरह खत्म हो जाएगा, रिवीजन लेक्चर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं और एक बात बता देता हूँ, न्यूमेरिकल्स का आपको बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। आप मेरे चैनल फिजिक्स कलश पे जाइए, उसमें प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा HSC न्यूमेरिकल्स, और उसमें मैंने लगभग सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हुए, तो यू डोंट वरी अबाउट न्यूमेरिकल्स, ओके। तो न्यूमेरिकल्स तो मैंने बहुत पहले से ही सॉल्व करके रखे हुए सारे, तो दैट इज नॉट अ इशू। आई एम नाउ हेल्पिंग यू, अब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ चैप्टर को रिवाइज करने में, करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो देखो एक बात पहले से ही सीख लो तो काफी अच्छा रहेगा। जब भी एक बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है तो उसके ऊपर जो पार्टिकल्स है, जैसे कि मैंने m1 m2 m3 ये सारे पार्टिकल्स मार्क किए, पार्टिकल्स परफॉर्म करते हैं सर्कुलर मोशन। मतलब बॉडी परफॉर्म करेगा रोटेशनल मोशन, लेकिन पार्टिकल्स क्या परफॉर्म करेंगे? सर्कुलर मोशन। और याद रखना कि सारे पार्टिकल्स के क्या क्या सेम होंगे हमेशा? सारे पार्टिकल्स के ओमेगा, थीटा, अल्फा हमेशा सेम होंगे, ओके। सारे पार्टिकल्स के लीनियर वेलोसिटी, सॉरी, सारे पार्टिकल्स के एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हमेशा सेम होती है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे देखते हैं। सी, तो मैंने बताया कि अगर एक रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी तो पार्टिकल्स क्या परफॉर्म करते हैं? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हो तो उनकी लीनियर वेलोसिटी होगी। तो पहले पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी होगी r1 ओमेगा, सेकेंड वाले की r2 ओमेगा, थर्ड वाले की rn ओमेगा, क्योंकि हर पार्टिकल का रेडियस अलग अलग होगा, लेकिन ओमेगा सबके लिए सेम होगा, ये याद रखना। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। तो पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, हाफ m1v1 स्क्वायर। v1 को मैं लिखूंगा r1 ओमेगा, और स्क्वायर है ऊपर तो ये लास्ट में हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही सेकेंड पार्टिकल की निकाल लूंगा, ऐसे ही nth पार्टिकल की निकाल लूंगा। और टोटल एनर्जी बॉडी की कैसे निकालूंगा? बहुत आसान है। काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, उसके डायरेक्शन तो होती नहीं है। तो सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं ऐड कर लूं तो आई विल गेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर बॉडी। सो सारे पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं ऐड करूं तो देखो कॉमन क्या आएगा ब्रैकेट में, यहाँ पे हाफ होगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर होगा, और ब्रैकेट में जो टर्म्स आए m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर, यही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी का आंसर आएगा बच्चों हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन को एकदम आराम से कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू विल डू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन इफ इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग, अब ध्यान से सुनना। अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे बॉडी पार्टिकल्स के फॉर्म में ना होके कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो, मतलब जहां पे पार्टिकल्स में मास पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ऐसे डिस्क्रीट फॉर्म में ना हो, जैसे पार्टिकल फॉर्म में ना हो, तो वहां पे कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं? इस केस में क्या करोगे, कोई भी एक छोटा सा पॉइंट, छोटा सा मास ले लो बॉडी के ऊपर और उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, ठीक है। तो कोई भी एक छोटा सा मास ले लो, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। क्योंकि अगर तुम कोई भी छोटा सा मास लोगे ना बच्चों, तो वो एक पार्टिकल की तरह ही होगा, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? वो छोटी सी मास इंटू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, यानी डीएम आर स्क्वायर। और फिर पूरे बॉडी की निकाल लो बाय यूजिंग द फॉर्मूला आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर या आर स्क्वायर डीएम। तो ये आप याद रखना, ठीक है।
अब रिंग में क्या होता है, देखो रिंग की बात करता हूं, ओके। रिंग को अगर देखो तो रिंग में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसमें जो भी मास है सब फिक्स डिस्टेंस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और हर एक मास कितने डिस्टेंस पे, अगर मैं रिंग को मान लूं कि वो छोटे छोटे मासेस से बना हुआ है, तो उसका हर एक मास का डिस्टेंस तो सेम है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से, आर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग क्या आएगा बच्चों, सिर्फ एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू टोटल मास इंटू आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग आपको याद रखना है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, तो डेफिनेटली एग्जाम में डेरिवेशन तो नहीं पूछ सकते इसका। हाँ, ये एग्जाम में आ सकता है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, क्योंकि उसका डेरिवेशन बुक में दिया हुआ है, तो वो पढ़ना पड़ेगा। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना एम आर स्क्वायर, इसी हिसाब से हम लोग डिस्क का भी निकाल लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। यूनिफॉर्म डिस्क मतलब मास सब जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं कि डिस्क कहीं पे जाड़ा है और कहीं पे पतला है, कहीं पे वो कॉपर का बना है और कहीं पे स्टील का बना है, ऐसा नहीं है। द मास ऑफ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द डिस्क। अब ऐसे केस में क्या करोगे, देखो ये पूरा डिस्क है, राइट, ये पूरा का पूरा डिस्क है। अब क्या करो कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, तो पहले एक छोटा सा रिंग कंसीडर कर लो इसके ऊपर। अब इस छोटे वाले रिंग का रेडियस क्या है, स्मॉल आर, और उसकी थिकनेस क्या है, डी आर। तो एक छोटा सा रिंग कंसीडर कर लो इसके ऊपर, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और उसकी थिकनेस डी आर है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, एकदम कॉन्सेंट्रेट करना। सी, मैं एक टर्म डिफाइन करने जा रहा हूं जिसे बोलते हैं मास सरफेस डेंसिटी। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी मतलब मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द बॉडी, मतलब मास अपॉन एरिया। इसको तुम बोल सकते हो मास पर यूनिट एरिया। अब मास पर यूनिट एरिया मतलब क्या होते हैं, हर एक मीटर स्क्वायर का मास क्या होगा, सिग्मा। अगर मैंने तुमसे पूछा एक मीटर स्क्वायर का मास कितना, तो तुम बोलना सिग्मा। 2 मीटर स्क्वायर का मास क्या होगा, 2 सिग्मा। 10 मीटर स्क्वायर का मास 10 सिग्मा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा, सिग्मा इज नथिंग बट मास पर यूनिट एरिया, या हर मीटर स्क्वायर का मास सिग्मा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। सॉरी। तो पहले मैं क्या करूंगा, सी, पहले मैं इस छोटे से मास का, ये जो रिंग है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। अब कैसे निकालूंगा, देखो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं ऑलरेडी जानता हूं। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका मास इंटू आर स्क्वायर। अब इसकी रेडियस तो मैं जानता हूं छोटा आर है, इसकी मास निकालनी पड़ेगी मुझे, राइट। तो मैं निकालता हूं मास, चिंता मत करना। देखो, कंसिडर अ थिन रिंग ऑफ रेडियस आर ऑफ थिकनेस डी आर। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, इसकी मास इंटू आर स्क्वायर। देखो, 1 मीटर स्क्वायर का मास क्या था, सिग्मा। ये कितना मीटर स्क्वायर है सोचो। अगर तुम उस रिंग को काट के बाहर निकालो, कट करके सीधा कर लो, अगर तुम इस रिंग को काट के बाहर निकाल लो, कट करके सीधा कर लो ना, तो तुमको एक छोटा सा रेक्टेंगल मिलेगा, पतला सा, जिसका लेंथ होगा सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर, और थिकनेस होगा डी आर। मैं बोल रहा हूं वापस एक बार ध्यान से सुनना। अगर इस रिंग को मैंने काट के बाहर निकाल लिया, ओके, और उसको काट के, मतलब रिंग को बाहर निकाल के काट के स्ट्रेट कर लिया ऐसे, तो मुझे एक पतला सा स्ट्रिप मिलेगा, मुझे एक पतला सा स्ट्रिप मिलेगा। और उस स्ट्रिप का लेंथ क्या होगा मैं बता रहा हूं, देखो एक मिनट रुको, मैं समझाता हूं आप। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर ये जो रिंग है ना, ये जो शेडेड रिंग है, उसको मैंने काट के सीधा कर दिया, ऐसे ऐसे कट करके सीधा कर लिया ना, तो इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ होगा 2 पाई आर, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। और इसकी थिकनेस क्या होगी, इसकी थिकनेस होगी डी आर। ठीक है, डी आर। तो इसका एरिया कितना हुआ, 2 पाई आर डी आर। अब मैं बच्चों ध्यान से सुनना, मैं जानता हूं कि 1 मीटर स्क्वायर का मास कितना था, सिग्मा। 2 मीटर स्क्वायर का 2 सिग्मा। तो 2 पाई आर डी आर मीटर स्क्वायर का कितना होगा, 2 पाई आर डी आर सिग्मा। तो मुझे इस तरह से इस रिंग का मास मिल गया, 2 पाई आर डी आर सिग्मा इंटू आर स्क्वायर। और सिग्मा क्या था बच्चों, कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, टोटल मास ऑफ द डिस्क डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द डिस्क। में सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, देखो मैंने कर दिया सब्सटीट्यूट। ठीक है, मैं बोल सकता हूं, ऑफ कोर्स ये पाई वगैरह कैंसिल होंगे। अब ध्यान से सुनना, और ये आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब भी होगा, बराबर है, तुम सही सोच रहे हो, मैं कर दूंगा वो सब, डोंट वरी। मैं बोल सकता हूं कि ये डिस्क ऐसे बहुत सारे रिंग से बना हुआ है, बहुत सारे रिंग से बना हुआ है, और सबकी रेडियस अलग अलग है। ये डिस्क ऐसे बहुत सारे रिंग से बना हुआ है, और सारे रिंग्स की रेडियस अलग अलग है, रेंजिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। ऐसे बहुत सारे रिंग्स है जिनकी रेडियस कहां से कहां तक वेरी हो रही है, 0 से लेके कैपिटल आर तक। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे पूरे डिस्क की, आई इज इक्वल टू वॉट, आई इज इक्वल टू वॉट, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई रेंजिंग फ्रॉम 0 टू आर। और डी आई देखो यहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूट किया, पाई पाई कट कर लिया, और आर क्यूब का इंटीग्रेशन, यहाँ पे आर क्यूब डी आर आएगा बच्चों।
आर क्यूब डी आर, देखो एक्स रेज टू एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या है, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो आर क्यूब डी आर का क्या होगा, आर रेज टू फोर अपॉन फोर, करेक्ट है। तो ये फोर तो मैंने नीचे लिखा हुआ है, और इसका लिमिट्स वगैरह सब्सटीट्यूट करोगे तो आर रेज टू फोर आएगा। फाइनल आंसर आएगा एम आर स्क्वायर बाय टू। तो इस तरह से एग्जाम में हम क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, सुनो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो, लेट अस से कोई बॉडी है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ भी होगी। अगर मैं इस बॉडी को कंप्रेस करके छोटा करके एक पॉइंट मास बना के यहाँ पे रख लेता हूँ, देखो यहाँ पे रखा है मैंने क्या किया, ये इतने बड़े बॉडी को मैंने कंप्रेस करके एक पॉइंट बना के यहाँ रख लिया। आखिर मैंने यहाँ पे रख लिया, ताकि ऐसे डिस्टेंस पे रख लिया ताकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आना चाहिए जो पहले आ रहा था। समझो पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 kg मीटर स्क्वायर हुआ करता था, अब मैंने पूरे बॉडी को चपटा करके एक पॉइंट बना लिया और कहीं पे रख दिया, ऐसे जगह पे रख दिया, उसको पॉइंट मास बना के ऐसे जगह पे रख दिया कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने पे वही आंसर आ रहा है जो पहले आया करता था, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया, द रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिफाइंड एज अ पॉइंट, the radius of gyration is distance between the axis of rotation and the point, axis of rotation and the point where the entire mass of the body can be supposed to be concentrated, so that you get the same moment of inertia as that of the entire body about the axis, right। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन याद रखना। और क्योंकि मैंने मास को एक पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, एम आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये डिस्टेंस के है तो एम के स्क्वायर, राइट, याद रखना। So radius of gyration का definition याद रखना, radius of gyration is defined as distance of a point from the axis where the entire mass of the body can be supposed to be concentrated, so that you get the same moment of inertia as that of the entire body, right। तो काफी अच्छा है। देखो, अब अगर कोई क्वेश्चन में तुमको रेडियस ऑफ गायरेशन दिया जाए ना, तो बॉडी का शेप कुछ भी हो, चाहे वो स्पीयर और डिस्क हो, कुछ भी हो, तुमको तो एक ही फॉर्मूला यूज करना है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, जहां पे एम मतलब मास ऑफ द बॉडी होगा और के मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन होगा, राइट। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन लिखने का तरीका है, मतलब ये डेफिनेशन लिखने का तरीका है। और मैंने ये भी लिख दिया उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, आखिर में तो डिस्टेंस ही है, तो उसकी एसआई यूनिट मीटर होगी, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होगी, ओके। और वो डिपेंड करता है मास पे और पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, थियोरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है बच्चों, ध्यान से सुनना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, मैं एक डायग्राम, चलो मैं डायग्राम बना ही देता हूं यहाँ पे। व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ध्यान से सुनना। सी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, समझो ये कोई भी एक रैंडम बॉडी है ऐसे इस तरह की, और ये उसका सेंटर ऑफ मास है, ये उसका सेंटर ऑफ मास है। और लेट अस से इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक एक्सिस जा रहा है जो उसको परपेंडिकुलर है और ऐसे जा रहा है, राइट। तो ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और ये कोई और एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कहीं से भी पास हो रहा है लेकिन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, याद रखना, ये कहीं और से पास हो रहा है। समझो ये बाहर से पास हो रहा है, इसको मैं आईओ बुला लेता हूँ, और समझो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है ए। तो याद रखना, थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में दो एक्सिस के बारे में बात करेंगे, एक सेंटर ऑफ मास से पास होगा और दूसरा जो कहीं से भी पास हो रहा है लेकिन सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस को पैरेलल है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस ए है। तो देखो थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम ये कहता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस मतलब IO, एनी एक्सिस मतलब IO विल बी इक्वल टू sum of the moment of inertia about the parallel axis passing through the center of mass and product of mass of the body and square of the distance between the two axes। ठीक है, मतलब वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस पे अगर निकालना हो तो दैट विल बी इक्वल टू मोमेंट सम ऑफ टू थिंग्स, दो चीज का एडिशन, moment of inertia about axis passing through the center and product of mass of the body and square of the distance between the axis, इसी को कहा गया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो काफी काम का है, ओके। इसकी प्रूफ भी बता देता हूँ। देखो ये एक डायग्राम बना हुआ है, तुमको विजुअलाइज करना है कि ये बॉडी ऐसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये विजुअलाइज करना है मन में। और ये दो एक्सिस है, एक सेंटर से पास हो रहा है और एक कोई भी बाहर से पास हो रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस h है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब हम स्टार्ट करते हैं डिराइव करना, एकदम ध्यान से सुनना। सी, समझो यहाँ पे इस पॉइंट डी पे, ये जो पॉइंट डी दिखाई दे रहा है ना,
इस पॉइंट डी पे ना बच्चों एक छोटा सा मास ले लिया मैंने dm। अब इस dm का o से कितना दूरी है, मतलब ये o से जाने वाले एक्सिस से कितना दूर है वो od, और सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस से कितना दूर है वो cd। तो याद रखना o से जाने वाले एक्सिस से dm कितना दूर है od, और सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस से ये मास कितना दूर है cd। क्योंकि मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करना चाहता हूं इसलिए मैंने ये dn परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। देखो ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया सो दैट आई वांट टू यूज आई विल बी एबल टू यूज व्हाट पाइथागोरस थ्योरम। अब ध्यान से सुनना बच्चों, देखो अगर मैं बोलूं तुमसे इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट ओ वाला एक्सिस, राइट। तो तुम क्या बोलोगे dm इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब dm इंटू ओडी स्क्वायर, dm इंटू ओडी स्क्वायर, मतलब व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द छोटा मास dm अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू o, dm इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। देखो ये dm का डिस्टेंस o से कितना है ओडी स्क्वायर, ठीक है। तो पूरे बॉडी का कैसे निकालोगे, ये तो तुमने डीएम का निकाला, पूरे बॉडी का कैसे निकालोगे इंटीग्रेशन। तो देखो मैं स्टेप दिखाता हूं, IO will be equal to integration of DO square into DM. Similarly, what is the moment of inertia of the whole body about center of mass? कैसे निकालोगे DM into ये देखो ये डिस्टेंस है ना CD का स्क्वायर, तो ये IC और IO का फॉर्मूला है। अब क्या होता है देखो, अगर ध्यान से देखो तो OD स्क्वायर क्या होगा, OD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, OD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर तुमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तो by Pythagoras theorem OD square will be equal to dn square plus on square, ठीक है, dn square plus on square। और on खुद क्या है देखो, on is equal to what, oc plus cn, on is equal to what, oc plus cn, और उसको स्क्वायर करके a plus b the whole square का फॉर्मूला लगा लिया देखो यहाँ पे। अब इसको देखो dn square plus nc square क्या है, dn square plus nc square क्या है cd square। तो मैं लिख देता हूं कि dn स्क्वायर प्लस nc स्क्वायर क्या है cd स्क्वायर, तो ये बचा और ये बचा, और ये co याद रखना, co क्या है बच्चों, co मतलब h, इसको h लिख दिया मैंने। अब मैंने dm को अंदर ले लिया और तीन इंटीग्रल बना लिया। अब ध्यान से सुनना बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ dm तो m हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dc स्क्वायर dm तो ic हो गया। अब बचा ये वाला पार्ट खाली, ये बीच वाला है ना, देखो ये तो m हो गया, ये तो ic हो गया। अब ये वाले पार्ट का क्या करेंगे, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। ये क्या है देखो, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ dm परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ dm, ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ dm। ओके, मैं तुमको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं उसके बारे में। देखो प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को कि आंसर तो आ गया, ये m आ गया है ना, ये mh स्क्वायर हो गया, और ये देखो ये आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू, ये वाला पार्ट तो mh स्क्वायर हो गया, ये वाला पार्ट तो IC हो गया, तो हमारा आंसर तो आ गया। लेकिन इस टर्म का क्या किया जाए, तो मैं तुमको समझाता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। इसको क्या करना है देखो, मैं थोड़ा ट्राई करता हूं एक्सप्लेन करने के लिए। 2h इंटू इंटीग्रेशन ऑफ NCDM, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। सुनो अब क्या करोगे, देखो इसको सोचने का तरीका देखो क्या है। एक काम करो, इसको g से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा NC इंटू DMG। मैंने ऊपर नीचे DM से मल्टीप्लाई कर लिया, DM इंटू जी, DM इंटू जी क्या होगा, वेट ऑफ DM। व्हाट इज DM इंटू जी, वेट ऑफ DM, और इसका वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। हाँ, वेट तो इसका वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, इसका वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। एकदम ध्यान से देखना, ये तुम्हारा DMG है जिसका सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है देखो, CN। तो अब इसको पढ़ने का तरीका देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ CN DMG, वेट इंटू डिस्टेंस या फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है टॉर्क, इंटीग्रेशन मतलब समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब मैं तुमको समझाता हूं बच्चों, ध्यान से देखो, ये फिजिक्स का बुक है ना, ऐसा पॉसिबल है कि मैं एक पॉइंट पे अपनी उंगली रख लूं, ओके, और पूरे बॉडी को बैलेंस कर लूं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा बहुत पॉसिबल है। देखो मैंने एक पॉइंट पे उंगली रखे, पूरे बुक को बैलेंस कर लिया। अब ऐसा मैं क्यों कर सकता हूँ मालूम है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना जहां पे मैंने अपनी उंगली रखी है, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। और जब तुम सेंटर ऑफ मास के अबाउट सारे वेट्स का टॉर्क निकालोगे तो जीरो आता है, वो जीरो आता है, याद रखना। ओके, तो ध्यान से सुन लो एकदम अच्छे से, ये शायद बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे, वैसे तो जानने की जरूरत भी नहीं है, तुम इसको सीधा जीरो लिख देना। ओके, बट लॉजिक यही है कि इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एनसी मतलब इंटू डीएमजी, डीएमजी वेट है और एनसी क्या है, इस वेट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहां से, फ्रॉम सेंटर,
मतलब अल्टीमेटली ये क्या हो गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, इन अदर वर्ड्स टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, एंड इंटीग्रेशन मतलब सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तभी इस बुक को मैं बैलेंस कर सकता हूँ उंगली पे, राइट। चलो बच्चों, तो इधर गवर्नमेंट बुक में भी कुछ रीजन लिखा हुआ है, देख लेना। तो लास्ट में उन्होंने लिखा कि ये जीरो हो जाएगा, ओके, और फाइनल आंसर आएगा आईओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। तो इस तरह से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम की तरफ, ओके। व्हाट इज परपेंडिकुलर, पहले तो ये याद रखना है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की एक छोटी सी ड्रॉबैक है कि वो खाली लैमिनर ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। लैमिनर मतलब 2D, 2D मतलब लीफ, रिंग, डिस्क, शीट, बस इनके लिए एप्लीकेबल है। स्पीयर, स्पीयर के लिए नहीं लगा सकते परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो 2D नहीं होता, वो लैमिनार नहीं होता। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ चपटे बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है, जैसे कि डिस्क, रिंग, ये सब चपटे बॉडीज है, तो इनके लिए तुम अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, उसका स्टेटमेंट देखो क्या है। पहले तो तीन लोग कैरेक्टर्स है इसमें, तीन एक्सिस होगी, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो कहने का मतलब ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, स्टेटमेंट देखो इसका क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ऑब्जेक्ट, लैमिनर ऑब्जेक्ट, लैमिनर मतलब चपटा ऑब्जेक्ट, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन is equal to what, sum of the moment of inertia is about two mutually perpendicular axes in the plane, all the three axes been concurrent, मतलब तीनों एक पॉइंट पे मिलने चाहिए, राइट। उसमें से दो प्लेन में होने चाहिए, एक परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वाला इज इक्वल टू एडिशन ऑफ दो प्लेन वाला, ठीक है। इन अदर वर्ड्स तुम लिख सकते हो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, इस तरह से लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। बहुत बच्चों का दिमाग चकरा जाता है ये देख के कि सर आज तक तो हमने जीवन में देखा कि एक्स एक्सिस ऐसा होता है और वाई एक्सिस ऐसा होता है और ये जेड एक्सिस ऐसा होता है, ये कैसे बना दिया है आपने डायग्राम में। भाई साहब ये मेरा डायग्राम नहीं है, गवर्नमेंट बुक का डायग्राम है। और एक बात क्लियर कर देता हूं बच्चों कि कोई भी एक्सेस को कुछ भी बुला सकते हैं, बस तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें आप टेंशन मत लेना, ओके। तो ध्यान रखना बच्चों की गड़बड़ मत कर देना, ये करेक्ट बनाया हुआ है गवर्नमेंट बुक ने। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि वाई एक्सिस ऐसे ही दिखना चाहिए, तो तुम्हारी धारणा है, क्योंकि तुमको बचपन से ऐसा पढ़ाया गया कि वाई एक्सिस ऐसे दिखना चाहिए, एक्स एक्सिस ऐसे दिखना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तुम किसी को भी एक्स बोल सकते हो, किसी को भी वाई बोल सकते हो, किसी को भी जेड बोल सकते हो, वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। बहुत आसान है बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा मास कंसिडर कर लो पॉइंट पी पे, और उसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, मतलब वो वाई एक्सिस से कितना दूर है एक्स, और एक्स एक्सिस से कितना दूर है वाई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, और जेड एक्सिस से कितना दूर है ओपी, देखो जेड एक्सिस से ये मास कितना दूर है ओपी, ध्यान से सुनो, बहुत आसान है बच्चों ये। Moment of inertia about x-axis will be equal to what? Integration of dm into perpendicular distance from the x-axis. अब इस dm का x-axis से perpendicular distance कितना है बच्चों? y, तो dm into y square. Similarly y-axis से कितना है x, और z-axis से कितना है op, z-axis से कितना है op. By Pythagoras theorem op square will be equal to what? x square plus y square, है ना। बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं बोल सकता हूं ओपी स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर, देखो ये एक्स है तो ये भी तो एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो बस मैं ओपी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लेता हूँ, इंटीग्रल्स को अलग अलग कर लेता हूँ। अब इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएम ही तो आई एक्स है, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम ही तो आई वाई है, तो प्रूव हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बहुत ही आसानी से प्रूव हो जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन देख लो, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। द मोमेंट ऑफ, अब सर ये क्या हुआ मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस, पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। इन अदर वर्ड्स देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एल बार इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। और सब बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अगर एल बार इज इक्वल टू आर क्रॉस पी है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, एल विल बी इक्वल टू आर पी साइन थीटा। पी मतलब लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, हम लोग बात कर रहे हैं रोटेशन की, और रोटेशन में हमारे पार्टिकल्स परफॉर्म कर रहे हैं सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन की खास बात क्या होती है बच्चों, देखो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी तुम्हारा होगा टेंजेंशियल, ओके, और तुम्हारा रेडियस कुछ ऐसा होगा, तो दोनों के बीच में एंगल 90 होगी। तो सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला mvr sin थीटा की जगह सिर्फ mvr आएगी, थीटा 90 होता है याद रखना, साइन 90 1 हो जाएगा।
तो सर्कुलर मोशन के केस में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, mvr। चलो बच्चों आगे बढ़ता हूँ और और मैं प्रूफ कर रहा हूँ, फॉर्मूला निकाल रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम का। तो देखो जब बॉडी घूमेगा तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, बॉडी ऐसे घूम रहा है अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। पहले पार्टिकल का मैं मोमेंटम निकाल लेता हूँ। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर ओमेगा। ओमेगा सारे पार्टिकल्स का सेम होता है, पहले ही बता चुका हूँ। तो एम अलग होगा, आर अलग होगा, लेकिन ओमेगा सेम होगा। एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर मोशन में क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला एम वी आर, है ना। तो एम वन वी वन आर वन, और वी वन को मैं लिख सकता हूँ आर वन ओमेगा। तो फाइनली आ गया एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा। सिमिलरली सेकेंड वाले का एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा। ऐसे करके सारे पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, और याद रखना सबका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम होगा। इसलिए तुम एंगुलर मोमेंटम पूरे बॉडी का निकालने तो सीधा ऐड कर लो सबके एंगुलर मोमेंटम्स को। सारे पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन सेम होगी बच्चों, इसलिए एंगुलर मोमेंटम पूरे बॉडी का निकालना है तो पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम ऐड कर लो, खत्म। तो देखो मैंने ऐड कर लिया, ऐड किया तो ओमेगा बाहर, बाकी ब्रैकेट में देखो जो भी बचा वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो आंसर आएगा L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। आंसर आएगा L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। ओके, तो बहुत इजी डेरिवेशन था एंगुलर मोमेंटम का। अब टॉर्क का डेरिवेशन देख लेते हैं। टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क। ओके, टॉर्क का फॉर्मूला तो सारे बच्चे जानते ही हैं, आर आर क्रॉस एफ, है ना। जो लीनियर मोशन में हमने पढ़ा है टॉर्क का फॉर्मूला वो आर क्रॉस एफ है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग आएगा बिकॉज ये रोटेशनल मोशन, रोटेटिंग बॉडी का टॉर्क निकाल रहे हो तुम। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो पहले तो मैं एक काम करूंगा, मैं सबका, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे कि सबकी एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगी, राइट। अच्छा पहले मैं क्या करूंगा ना, मैं देखो मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताता हूँ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, हाँ, क्योंकि टॉर्क में फोर्स जो लगता है वो टेंजेंशियल लगता है। फॉर एग्जांपल अगर ये बॉटल ऐसे मुझे ओपन करना है तो मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल बराबर है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो टेंजेंशियल होगा। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आर अल्फा। तो पहले वाले पार्टिकल का आर वन अल्फा, दूसरे वाले पार्टिकल का आर टू अल्फा। ऐसे करके हम सारे पार्टिकल्स की एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। फिर बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आर एफ साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या, आर क्रॉस एफ या आर एफ साइन थीटा। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन सा है, टेंजेंशियल, टेंजेंट और रेडियस। टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 होगा, इसलिए साइन 90 होगा। तो फॉर्मूला सिर्फ आर एफ आएगा, आर एफ, साइन थीटा नहीं आएगा, आर एफ। एफ को मैं लिखूंगा मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। और एक्सेलरेशन को मैं लिखूंगा आर अल्फा। ध्यान से सुन लो बच्चों, एक मिनट, एक मिनट समझा देता हूं। देखो टॉर्क को मैंने पहले क्या लिखा, आर वन एफ वन, ठीक है। फिर एफ वन को मैंने क्या लिखा, एम वन ए वन। फिर ए वन को मैंने क्या लिखा, आर वन अल्फा। तो जाके ये बना, देखो एम वन आर वन स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली दूसरे पार्टिकल का टॉर्क ऐसे आएगा, तीसरे पार्टिकल का टॉर्क ऐसे आएगा। तो पूरे बॉडी का टॉर्क कैसे निकालोगे, सारे टॉर्क्स को ऐड कर लो। तो मन में सोच सकते हो कि सर ऐसे कैसे ऐड कर सकते हो, टॉर्क तो वेक्टर है। मैं मानता हूं टॉर्क वेक्टर है, बट सारे टॉर्क का डायरेक्शन सेम आएगा। अगर तुम आर क्रॉस एफ करके सारे टॉर्क के डायरेक्शन निकालोगे बच्चों, तो सबके टॉर्क के डायरेक्शन सेम आएंगे, इसीलिए तुम ऐड कर सकते हो। तो फाइनली टॉर्क कैसे निकालोगे, सारे टॉर्क्स को ऐड कर लो। टॉर्क को ऐड कर लो तो देखो ब्रैकेट में आ गया सब कुछ, और बाहर क्या आया, सिर्फ अल्फा। तो फाइनल आंसर आएगा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क का फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। इस तरह से इस डेरिवेशन को किया जा सकता है, राइट। तो मुझे नहीं लगता ये जो रोटेशनल डायनेमिक्स वाला पार्ट है वो थोड़ा ज्यादा टफ है, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे या अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा तो उसकी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगी या कंजर्व्ड होगी। इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन अ बॉडी देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व्ड। ठीक है, तो बहुत आसान है, मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं। देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस पी। डेरिवेटिव ले लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ गया। अब ये देखो ये क्या, u प्लस यू एक यूवी फॉर्म में हो गया ना, यूवी फॉर्म। डेरिवेटिव ऑफ यूवी इज यू डीवी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। तो वो वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, तो देखो ऐसे एक्सप्रेशन आएगा। अब देखो डी आर बार बाय डी टी क्या होता है बच्चों, डी आर बार बाय डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो वेलोसिटी हो गया। और ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो फोर्स हो गया। ठीक है, तो इसके जगह पे मैं वेलोसिटी लिख देता हूं, इसके जगह पे मैं फोर्स लिख देता हूं, और इस मोमेंटम p को मैंने मास इनटू वेलोसिटी लिख दिया।
ठीक है, अब ध्यान से देखो तुमको क्या मिलेगा, देखो देखो, यू विल गेट v क्रॉस v। एंड व्हाट इज v क्रॉस v? v क्रॉस v क्या होता है? सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। अगर किसी वेक्टर का खुद से ही क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए बच्चों तो जीरो हो गया, तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा। और r क्रॉस f क्या होता है? टॉर्क, है ना। तो फाइनली मुझे क्या मिला कि dl बाय dt टॉर्क है। अब सुनो बच्चों, अगर टॉर्क जीरो, इसका मतलब dl बार बाय dt भी जीरो। और अगर किसी का डेरिवेटिव जीरो ना, इसका मतलब वो कांस्टेंट है। अगर टॉर्क जीरो तो dl बार बाय dt जीरो। और अगर किसी का डेरिवेटिव जीरो ना, मतलब बच्चों वो कांस्टेंट है, तो L कांस्टेंट है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। और इसके एक दो एग्जांपल बुक में दिए हुए, तुम देख के जाना, राइट। यू मस्ट सी द एग्जांपल्स गिवन इन द बुक। तो सारे बच्चे याद रखेंगे कि दिस इज द वे यू विल प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने तुमको सब कुछ पढ़ा दिया। रोलिंग मोशन शायद सिलेबस से डिलीट हो गया है इस साल के लिए, तो वो तो तुमको पढ़ना ही नहीं है। सो इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ। और मैं फिर एक बार याद दिला रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स का टेंशन मत लेना। न्यूमेरिकल्स के लिए तुम मेरे चैनल फिजिक्स कलश पे जाओगे, चैनल पे जाओगे, उसमें प्लेलिस्ट में जाओगे, और प्लेलिस्ट में तुमको HSC न्यूमेरिकल्स करके प्लेलिस्ट ढूंढना है। उसमें तुमको सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए दिखेंगे, राइट। हाँ, लेकिन मैंने सारे सॉल्व कर दिए, मतलब जो डिलीटेड है वो भी सॉल्व कर दिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।